नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। दीपावली से पहले हमने एपोरिज्म 26 देखा था, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, और उसमें हनीमैन साहब ने हमें समझाया था। क्या समझाया था? कि जो वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन। जो कुदरत का आरोग्य करने का नियम है, उस नियम के मुताबिक जो भी वीकर डायनेमिक मतलब जो निर्बल रोग शक्ति है, वो प्रबल रोग शक्ति से निर्मूल हो जाती है। लेकिन इसकी शर्त क्या है कि रोग डायनेमिक होने चाहिए। डायनेमिक का मतलब क्या? देखिए, एपोरिज्म ऑफ वाइटल फोर्स, वहां पे हमने डायनेमिक समझाया है कि वो एनर्जी फॉर्म में होना चाहिए, वो गति चालक फॉर्म में हो, उसी को डायनेमिक बोलते हैं। मतलब जो ऊर्जा है, हनीमैन वही कहते हैं ना कि शरीर के अंदर एक ऊर्जा है, जिस ऊर्जा का नाम है वाइटल फोर्स। और वो ऊर्जा क्या करती है? तो एपोरिज्म नंबर 9 से 11, 9, 10, 11, 12 वो उसी के संदर्भ में है कि वाइटल फोर्स नाम की ऊर्जा क्या करती है? एनिमेट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको संचालित करती है, उसको अच्छे से रखती है और सब कुछ उसमें अच्छा होता है। तब उस ऊर्जा के कारण व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। लेकिन जब कुछ अच्छा नहीं होता है तो पहले वो आनंद चला जाता है, बाद में फंक्शनल डिरेंजमेंट और बाद में स्ट्रक्चरल डिरेंजमेंट होता है। अब व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा है, वही तो लिविंग और डेड के बीच का अंतर है कि जो एक ऊर्जा लिविंग में है वो डेड में नहीं है, इसीलिए वो डेड बॉडी हो गया है। तो जिस तरीके से शरीर को संचालित करने वाली एक ऊर्जा है, उसी तरीके से शरीर को बीमार करने वाली भी एक ऊर्जा है। तो शरीर को फिर से आरोग्य करने वाली भी एक ऊर्जा ही होनी चाहिए। और हनीमैन कहते हैं कि जो ये क्योर करना है, जो ये रोग को नाबूद निर्मूल करना है, वो इसी ऊर्जा के संदर्भ में हनीमैन बात करते हैं। तो हनीमैन ने हमें बात की है डायनेमिक अफेक्शंस की। सो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर कहां पे काम करेगा? कि जहां पे डायनेमिक डिसीज हैं, जहां पे इंटरनल डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स के कारण जो रोग पैदा हुए हैं, वहां पे ही नेचर्स लॉ ऑफ क्योर काम करता है। कुछ ऐसे केसेस हैं जो आगे हनीमैनियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज में आएंगे। दो प्रकार के डिसीज होंगे, डायनेमिक और अडायनेमिक। तो जो डिसीज अडायनेमिक हैं, लाइक इंजरी, तो उस जगह पे नेचर्स लॉ ऑफ क्योर का काम करना, क्योंकि वहां पे कोई एनर्जी नहीं है ना, मालूम चल रहा है, डिसीज प्रोड्यूसिंग एनर्जी नहीं है, वो इंजरी हुआ है बाहर से, एक्सटर्नल, उसमें डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स नहीं हुआ है। तो जो जो रोग डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स से पैदा होते हैं, जो रोग इंटरनल हैं, उन्हीं रोगों के ऊपर एपोरिज्म नंबर 26 लागू होता है। और क्या कहते हैं कि कोई भी रोग एक प्रकार के लक्षण पैदा करता है, एक मेडिसिन है वो जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में उसी प्रकार के लक्षण पैदा करती है। तो अब जिस प्रकार के लोग के लक्षण हैं, उसी प्रकार के अगर मेडिसिन है जो उसके अंदर पावर है कि वो उस प्रकार के ही लक्षण पैदा करे, तो उसको देना है और थोड़ी ज्यादा पावर में देना है कि वो रोग से स्ट्रॉन्गर उस प्रकार के सिम्टम पैदा कर सके। तो नेचुरल डिसीज चला जाएगा, सिर्फ जो मेडिसिन दिया है उसका आर्टिफिशियल डिसीज रहेगा, और वो भी अपने कंट्रोल में है, वो चला गया तो बचा क्या? हेल्थ। ये था एपोरिज्म 26 जो हमने देखा। आज हम देखेंगे एपोरिज्म नंबर 27। 27 नंबर के एपोरिज्म में मास्टर हनीमैन क्या कहते हैं, किन किन बातों के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। तो हम हर व्याख्यान की तरह शुरुआत करेंगे हम एक सुभाषित के साथ। अपि मानुष्यकम लब्ध्वा भवन्ति ज्ञानिनो न ये पशुतैव वरतेषा प्रत्यावा प्रयत्नातः। मनुष्य जन्म पाकर भी जो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, उसका जन्म व्यर्थ है। ऐसे मनुष्य से तो पशु भी श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? पशु भी ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, और कोई मनुष्य है वो भी ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता है, तो पशु कैसे श्रेष्ठ हो गए? और ज्ञान का मतलब क्या होता है? मनुष्य किसे कहा जाता है? एक एक सुभाषित के ऊपर भी एक एक घंटे का व्याख्यान किया जा सकता है। थोड़ा आपको बता देते, मनुष्य क्या है? मनुर्भव, मतलब कि, और हमारे एक कवि हैं उमाशंकर जोशी, उनके शब्दों में कहें तो हूं मानवी मानस था हूं तो घणू छे। तो मनुष्य क्या है? क्या है हमें जो प्राणियों से अलग कर रहा है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो प्राणियों में भी है, मनुष्य में भी है। हमें जो प्राणियों से अलग अलग करता है वो धर्म है। धर्म का मतलब यहाँ किसी भी सांप्रदायिकता से नहीं है, धर्म मतलब मनुष्य धर्म की बात है, अपने स्वार्थ को त्यागना। अगर दो
स्वान हैं, उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो दोनों एक दूसरे को मारेंगे, लेकिन दो मनुष्य हैं उनके बीच झगड़ा हो गया तो मनुष्य कह सकता है कि मैंने तुझे माफ किया, जा तेरे से गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं मनुर्भव, इसको बोलते हैं मनुष्य जो अपने स्वार्थ का त्याग कर सके। क्षमा वीरस्य भूषणम, मतलब जिसके पास बदला लेने की ताकत है फिर भी वो क्षमा करता है, उसी को कहते हैं मनुष्य। मनुष्य का मतलब ऐसा नहीं होता है कि ह्यूमन बीइंग, मालूम चल रहा है, मनुष्य शरीर की बात नहीं है, मनुष्य गुणों की बात है। उन मनुष्य गुणों को धारण करना, उसी को धर्म कहते हैं। सा धारयति स धर्मा, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। ज्ञान का क्या मतलब है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ज्ञान का मतलब है विद्या। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो मुक्ति का मार्ग दिखा दे, जो आपको मुक्त कर दे। जिस इंफॉर्मेशन से आप बाधित हो जाते हैं, जिस माहिती से आपके अंदर पूर्वाग्रह पैदा होते हैं, आपकी दृष्टि में संकुचितता आती है, वो सब इंफॉर्मेशन है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? जो आपकी दृष्टि का व्याप को बढ़ाए, जो आपको उन संकुचितताओं से मुक्त करे, जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाए, वही ज्ञान है। प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता है, उसका जन्म व्यर्थ है। ऐसे मनुष्य से तो पशु ही श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि पशु का धर्म क्या है? टू सर्वाइवल, उसका धर्म जीना है। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुर्भव, मनुष्य बन के रहना है। फिर भी काफी सारे मनुष्य पशुवत जीवन ही जीते हैं, क्योंकि पशु अपने धर्म का पालन कर रहा है। वो पशु है तो वो पशु बन के जी रहा है, लेकिन मनुष्य, वो मनुष्य है फिर भी पशु बन के जी रहा है, मतलब मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। इसीलिए जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता है, उससे तो पशु भी श्रेष्ठ हैं। क्या कहते हैं मास्टर हनीमैन एपोरिज्म नंबर 27 के अंदर? सब कुछ एक एक शब्द हम आगे 1 से 26 एपोरिज्म जो देख चुके हैं उनमें आज आया है। आगे हमने बहुत बार इस चीज के ऊपर बातें की हैं, तो आज फिर से वो दोहराने का कोई मन नहीं है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो हम कुछ बातें आपको बताएंगे। एपोरिज्म 27 के अंदर हनीमैन कहते हैं द क्योरिटी पावर ऑफ द मेडिसिन। व्हाट इज द क्योरिटी पावर ऑफ द मेडिसिन? एक एक सेंटेंस को समझिएगा दोस्तों, ये जीनियसनेस ऑफ मास्टर हनीमैन है। उन्होंने कुछ भी ऐसे ही नहीं लिखा है, उन्होंने एपोरिज्म 27 लिखने से पहले ही हमें समझा दिया है कि विच आर द क्योरिटी पावर ऑफ द मेडिसिन। क्योरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन इज इक्वल टू डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द मेडिसिन। क्योरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या हुआ कि वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन कौन से डिसीज पैदा कर सकता है। डिसीज मतलब देयर इज कलेक्शन ऑफ द साइन एंड सिम्टम, वो भी हनीमैन ने हमें समझा दिया है। मालूम चल रहा है? द क्योरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन इज इक्वल टू डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द मेडिसिन। इट इज द पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द मेडिसिन, देयरफॉर डिपेंड्स ऑन देयर सिम्टम। मित्रों, पूरे का पूरा होम्योपैथी सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड है। और कौन से सिम्टम? जो सिम्टम ड्रग प्रूविंग के दौरान पैदा होते हैं, उन्हीं सिम्टम्स की बात की गई है। सो इसके अलावा जो भी होता है वो सब एडवांस्ड होम्योपैथी है। बेसिक होम्योपैथी में हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स की बात की है। तो जब तक आपको बेसिक होम्योपैथी नहीं आ जाता हमें, तब तक हमें एडवांस की ओर नहीं बढ़ना है। Therefore depends on their symptoms। एक चीज हमारे दिमाग के अंदर छप जानी चाहिए दोस्तों कि होम्योपैथी इज इक्वल टू सिम्टम्स। हनीमैन ने हर जगह पे सिम्टम्स की ही बातें की हैं। हम जो आगे सीखते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन और रेपर्टरीज और सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स और मेंटल सिम्टम्स और साइको एनालिसिस और डेल्यूजनल एनालिसिस, ये सब सीखते हैं। ये सब एडवांस्ड है। जिनको बेसिक आ गया है, जिन्होंने सिम्टम के ऊपर अपनी पकड़ बना ली है, उन लोगों के लिए है। हमारे जैसे जो लोग बिगिनर हैं, उन लोगों के अपना पहला ध्यान कहां देना चाहिए? फोकस कहां होना चाहिए? सिम्टम। क्योंकि मास्टर हनीमैन ने सिर्फ एक ही चीज बताई है, सिम्टम सिम्टम सिम्टम। हनीमैन क्या कहते हैं? द क्योरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन इज इक्वल टू द डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द मेडिसिन इज इक्वल टू मेडिसिन को हेल्दी ह्यूमन खिलाने के बाद जो भी साइन एंड सिम्टम आए उनका कलेक्शन। मालूम चल रहा है? देयरफॉर डिपेंड ऑन देयर सिम्टम सिमिलर टू द डिसीज।
but superior to its strength. अब similar to disease, what is the disease according to master हनीमैन? हनीमैन के मुताबिक डिसीज का मतलब डायबिटीज, या डिसीज का मतलब कैंसर, या डिसीज का मतलब ट्यूबरकुलोसिस, या डिसीज का मतलब न्यूमोनिया, या वायरल न्यूमोनिया, बैक्टीरियल न्यूमोनिया, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू हनीमैन डिसीज का मतलब क्या होता है? डिस इज मतलब जो इज नहीं है, पेशेंट को जिसमें मजा नहीं आ रहा है, पेशेंट को जो तकलीफ दे है, वो डिस इज है। मालूम चल रहा है? एक पेशेंट है, डॉक्टर साहब मुझे ठंड सहन नहीं होती है, ठंड मुझे बहुत होती है, तो अकॉर्डिंग टू हनीमैन इट इज अ सिम्टम ऑफ डिस इज। पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मुझे पानी की प्यास बहुत कम लगती है, पहले अच्छी लगती थी अब कम लगती है, डिस इज। डॉक्टर साहब मैं लेफ्ट साइड सो ही नहीं पाता हूं, सो डिस इज। डॉक्टर साहब मेरे को बहुत खांसी आती है और बलगम निकलता है, डिस इज। उसमें खून निकलता है, डिस इज। मेरे को यूरिन बार बार जाना पड़ता है, डिस इज। मेरे पेट के अंदर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो गए हैं, मुझे पेट दर्द रहता है, डिस इज। मालूम चल रहा है? अकॉर्डिंग टू हनीमैन डिसीज का मतलब क्या है? देयर इज कलेक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम। और थोड़ा स्पेसिफाई करें तो पिक्यूलियर क्वेर रेयर साइन एंड सिम्टम। मालूम चल रहा है? साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम। अगर होम्योपैथी सीखना है और बेसिक होम्योपैथी सीखना है जो मास्टर हनीमैन बताते हैं, तो साइन एंड सिम्टम को छोड़ के हमें कहां नहीं जाना है। और कौन से? जो फर्म्ड हैं, जो वेरीफाइड हैं, जो ड्रग प्रूविंग के दौरान मिले हैं, उन्हीं साइन एंड सिम्टम की बात हो रही है। और व्हाट इज द साइन? साइन आर द ऑब्जेक्टिव सिम्टम जो हम देख सकते हैं। सिमिलर टू द डिसीज। मालूम चल रहा है? हनीमैन क्या कहते हैं कि डिपेंड्स ऑन देयर सिम्टम सिमिलर टू डिसीज। एक मरीज आता है, डॉक्टर साहब ठंड बहुत लगती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, स्पेशली 12 बजे मेरे को रात को उठ जाना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीता हूं और मुझे भय लग रहा है कि कहीं मैं मर न जाऊं। तो ये क्या हुआ? साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसीज। अब एक मेडिसिन है, उसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम। उसका जब हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूविंग हुआ तो बहुत सारे 2-3 हजार सिम्टम मिले, लेकिन उसमें से 5 सिम्टम ये भी मिले कि ठंड बहुत लगती है, मर जाने का डर लग रहा है, रात को सांस फूल जाती है, स्पेशली रात को 12 बजे फूल जाती है, ये सिम्टम भी उसमें मिले। अब पेशेंट के जो सिम्टम हैं वो सब आर्सेनिक एल्बम में मिल रहे हैं। मतलब क्या हुआ? सिमिलर टू द डिसीज। जरूरी नहीं है कि आर्सेनिक एल्बम के 2000 सिम्टम हमें मिले तो वो 2000 हमें मरीज के अंदर मिलने चाहिए, नहीं। मरीज के जो सिम्टम हैं वो मेडिसिन के अंदर मिल रहे हैं, इसका मतलब होता है सिम्टम सिमिलैरिटी। हमें मरीज की सिमिलैरिटी मेडिसिन के साथ करनी है, मेडिसिन की सिमिलैरिटी मरीज के साथ नहीं करनी है। यह फिलॉसफी है। मालूम चल रहा है? होम्योपैथी इज साइंस एज वेल एज आर्ट। और आर्ट क्यों है? व्हाट यू आर नोइंग, आप जो जानते हैं वो विज्ञान है, लेकिन आप जो नहीं जानते हैं वो तत्व ज्ञान है, वो फिलॉसफी है। और होम्योपैथी इज फुल ऑफ फिलॉसफी। क्या फर्क पड़ता है आप मेडिसिन को मरीज के साथ मैच करें या मरीज को मेडिसिन के साथ मैच करें? दोनों में वही हुआ ना, सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंचर। लेकिन अगर आप मेडिसिन को मरीज के साथ मैच करते हैं तो मेडिसिन के आपके पास 2000 सिम्टम हैं, वो सब मरीज में मिलने चाहिए। हमारी बिगिनर होम्योपैथ की पहली भूल यहां पे होती है कि हम हनीमैन को समझ नहीं पाते। हनीमैन कहते हैं डिसीज को मेडिसिन के साथ, यानी कि डिसीज इंडिविजुअल को मेडिसिन के साथ सिमिलिमम होना चाहिए, नहीं कि मेडिसिन को डिसीज द इंडिविजुअल के साथ। मालूम चल रहा है? मेडिसिन के 2000 सिम्टम है तो हर मरीज में आर्सेनिक एल्बम के 2000 सिम्टम नहीं मिलने चाहिए, लेकिन मरीज में 5 सिम्टम हैं, वो पांचों 5 अगर आर्सेनिक एल्बम में मिलते हैं तो हमें वो मेडिसिन देनी चाहिए। इट इज अ सिमिलिमम फॉर दैट पेशेंट। मालूम चल रहा है? हमें मेडिसिन को पेशेंट के अंदर फिट नहीं करना है। हमारी पहली भूल यहां पे होती है। दोस्तों, हम भी आपकी तरह बिगिनर ही हैं। अगर हमारी कहीं पे भी भूल हो रही है तो प्लीज हमें वहां पे टोकिएगा, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। मालूम चल रहा है हम आपके तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? ये फिलॉसफी है कि सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंचर का मतलब ये होता है कि मरीज के सिम्टम हैं वो मेडिसिन के साथ मैच हो, ना कि मेडिसिन के सारे सिम्टम हमें मरीज के अंदर मिलें। हमारी भूल यहां पे होती है कि हम सारे के सारे सिम्टम चाहते हैं। अभी एक बात हुई कि 3-4 सिम्टम हमारे केस में मिले। चिली मरीज थे, बार बार स्टूल जाना पड़ता था, बर्निंग हो रही थी, ऑफेंसिव डायरिया थे और बार बार प्यास लग रही थी। तो हमने आर्सेनिक एल्बम प्रिस्क्राइब किया
तो हमारे जो साथ में थे ऑब्जर्वर, उन्होंने कहा सर पेशेंट रेस्टलेस तो नहीं था, पेशेंट रेस्टलेस तो नहीं था। पेशेंट रेस्टलेस तो नहीं था, तो आपने क्यों आर्सेनिक दिया? हर आर्सेनिक के मरीज के अंदर रेस्टलेसनेस मिलना जरूरी है क्या? हर मरीज हॉट या चिली होना भी जरूरी नहीं है। मालूम चल रहा है? आपके टोटालिटी बनाने का कुछ बेस होना चाहिए। जो बहुत अच्छे अच्छे होम्योपैथ्स हैं वो सब लोग क्या करते हैं कि वो सब लोग माइंड को बेस बना के प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो उसको अवॉइड नहीं करते हैं। कुछ लोग सेंसेशन को बेस बना के प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो वो उसको अवॉइड नहीं करते हैं। कुछ लोग डेल्यूजन को बेस बनाते हैं, कुछ लोग थर्मल को बेस बनाते हैं। वो दैट होम्योपैथ, जो होम्योपैथ है उसका नेचर उसके मुताबिक है, वो उसी को बेस बना के प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। हनीमैन क्या कहते हैं? जो भी मरीज में मिले, जिस मरीज में जो मिले उसको बेस बना के प्रिस्क्रिप्शन करिए। अभी दूसरा ही मरीज आएगा, उसमें बहुत रेस्टलेसनेस मिली, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते हैं, सांस की दिक्कत है, 12 बजे सांस फूल जाती है, तो उनको भी आर्सेनिक जाएगा। तीसरा मरीज आएगा जिनको एक्जिमा का तकलीफ है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाता है और उसमें बर्निंग होती है, तो इनको भी आर्सेनिक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। मालूम चल रहा है? डिफरेंट डिफरेंट शेड ऑफ द मेडिसिन आपको हर एक पेशेंट में मिलेंगे। एक ही पेशेंट के अंदर सारे सिम्टम फिट नहीं होंगे और हर सिम्टम हर पेशेंट के अंदर मिलना जरूरी नहीं है। ऑलवेज प्रिस्क्राइब ऑन टोटालिटी। अगर टोटालिटी आपको गाइड करता है तो दूसरा एक सिम्टम है जो सिमिलिमम नहीं हो रहा है, उसको अवॉइड किया जा सकता है। मालूम चल रहा है? सो पहली हमारी भूल होती है कि हम मेडिसिन को पेशेंट में फिट करते हैं, वो हनीमैन मना कर रहे हैं। हनीमैन क्या कहते हैं? हनीमैन कहते हैं पेशेंट के सिम्टम को मेडिसिन में ढूंढो, मिल रहे हैं, इसका मतलब सिम्टम सिमिलैरिटी, प्रिस्क्राइब दैट मेडिसिन। दूसरी हमारी भूल क्या होती है कि हम फिक्स हैं, हम एपोरिज्म 6 को समझ नहीं पा रहे हैं। हमने फिक्स कर लिया कि आर्सेनिक तो रेस्टलेसनेस होना ही चाहिए। नहीं, पेशेंट वो आर्सेनिक का नहीं है, उस पेशेंट की मेडिसिन आर्सेनिक है। अगेन ये फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है। क्या फर्क पड़ता है ये पेशेंट आर्सेनिक का है या इस पेशेंट की दवाई आर्सेनिक है? ये पेशेंट आर्सेनिक का है मतलब आपने आर्सेनिक को इस पेशेंट में फिट किया, और इस पेशेंट की दवाई अभी आर्सेनिक है, इसका मतलब इस पेशेंट को आप आर्सेनिक देने जा रहे हैं। मालूम चल रहा है? हम कुछ ना कुछ, सर इसकी थर्स्ट तो आपने पल्सेटिला क्यों प्रिस्क्राइब किया, ये पेशेंट तो थर्स्टी था। ऑलवेज प्रिस्क्राइब ऑन टोटालिटी। अगर आप रेपर्टरी देखेंगे तो फिर आपको बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो सिखाएंगे कि ऑलवेज पोलैरिटीज आर देयर, वो नहीं देखना है हमें। पोलैरिटीज होती है नहीं होती है हमें नहीं मालूम है। हम क्या देखते हैं? टोटालिटी देखते हैं कि टोटालिटी पल्सेटिला गाइड कर रही है। एक सिम्टम है जो टोटालिटी से विरुद्ध जा रहा है, तो ऑलवेज बी विथ टोटालिटी, एक सिम्टम को अवॉइड किया जा सकता है। और किस जगह पे क्या पकड़ना और किस जगह पे क्या छोड़ना, इसी को होम्योपैथिक आर्ट कहते हैं। ज्यादातर हमारे प्रिस्क्रिप्शन थर्मल के बेस होते हैं, लेकिन कई बार हम थर्मल को भी अवॉइड करते हैं। ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शन साइड के बेस होते हैं, लेकिन जब उससे भी अच्छे सिम्टम मिलते हैं तो हम साइड को भी अवॉइड करते हैं। कल ही एक केस मिला था, राइट साइडेड यूरेटरिक स्टोन, ड्रीम्स ऑफ स्नेक, हॉट पेशेंट, ब्लीडिंग और थ्रोट क्लोथिंग एग्रावेशन। सो साइड को अवॉइड करके लेकेसिस प्रिस्क्राइब किए। अब आपको विद्वान ऐसा बताएंगे कि देयर आर पोलैरिटीज, there are polarities. Lecasis can be left sided, lecasis can be right sided, lecasis can be hot, lecasis can be chilly. lecasis कुछ नहीं होता है, lecasis hot भी नहीं होता है, lecasis chilly भी नहीं होता है, lecasis left sided भी नहीं होता है, lecasis right sided भी नहीं होता है। अगर आपको left sided मिले तो lecasis ज्यादा सोचना है, it is affinity for that। अगर आपको हॉट मिले तो लेकेसिस ज्यादा सोचना है। अब ऐसे लेफ्ट साइडेड, हॉट और थ्रोट क्लोथिंग एग्रावेशन, 3 सिम्टम मिले तो टोटालिटी आपको लेकेसिस गाइड कर रही है। मालूम चल रहा है? ऑलवेज बी विथ टोटालिटी। मेडिसिन को पेशेंट में फिट नहीं करना है। हमें क्या करना है? पेशेंट का केस लेना है, डिसीज पिक्चर बनाना, डिसीज के सारे साइन एंड सिम्टम लेने हैं। उन साइन एंड सिम्टम में से 4, 5, 6, 7, 8, 10 स्ट्रॉन्ग जो सिम्टम हमें स्पॉन्टेनियस सिम्टम मिले हैं, या तो जिनके ऊपर रिलाय किया जा सकता है, जिनको प्रिस्क्रिप्शन का बेस बनाना है, उनको बनाना है टोटालिटी। और अब वो 10 सिम्टम हमें जिस मेडिसिन में मिले वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। इसी को होम्योपैथी कहा जा सकता है। हम जब तक हनीमैन को समझे हैं तब तक यही होम्योपैथी है।
हम सब लोग भूल क्या करते हैं, लेकेसिस लेफ्ट साइडेड होती है, लेकेसिस हॉट होती है, लेकेसिस में ये होता है, लेकेसिस में वो होता है। हम फिर उस लेकेसिस को पैशन में फिट करने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों बिगिनिंग में यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, जो हमें नहीं करना है। हमें पैशन का केस पहले लेना है। 4 सिम्टम मिले, ये 4 सिम्टम लेकेसिस में मिल रहे हैं, दूसरा एक नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वी कैन प्रिस्क्राइब लेकेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द टोटालिटी। क्लियर हो रहा है दोस्तों? सिमिलर टू द डिसीज, मालूम चल रहा है, सिमिलर टू द डिसीज इसी को बोलते हैं। अब कब कौन से सिम्टम लेने हैं, कब कौन से सिम्टम छोड़ने हैं, इट इज अ प्योर एक्सपीरियंस। आप किसी भी विद्वान होम्योपैथ के साथ या अपने अच्छे आपके नजदीक में जो भी होम्योपैथ हैं उनके साथ बैठ के देख सकते हैं। अगर नहीं है तो हम धीरे धीरे वो भी व्याख्यान शुरू करेंगे कि जितना हो सके हम अपना अनुभव आपके साथ बांटें। इसमें एक भी शब्द हमारा नहीं है, सब कुछ हनीमैन लिख के दे के गए हैं, हम इतना समझे हैं। विद्वान लोग भी भूल करते हैं, वो फिर आपको क्या बताएंगे, मेडिसिन की पोलैरिटीज बताते हैं, होती है नहीं होती है हमें नहीं मालूम है। हमें ये मालूम है कि एक सिम्टम अगर दूसरा कुछ मिलता है लेकिन टोटालिटी मेडिसिन गाइड करती है तो ऑलवेज बी विद टोटालिटी, और सिंपल रूल है टोटालिटी के साथ दीजिए, बिकॉज टोटालिटी ऑफ सिम्टम इज इक्वल टू पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज, और पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज जो है उसी को तो हमें क्योर करना है। तो हमारा मेडिसिन पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज के साथ सिमिलर होना चाहिए, और वो पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट का मतलब क्या है, नक्शा है ना, वो ओरिजिनल थोड़ी ही है। तो नक्शे में तो एक आध लाइन आगे पीछे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक सरल होम्योपैथी है, हम जब तक सीखे हैं और हमारा ये अनुभव रहा है। लेकेसिस कैन बी चिली, लेकेसिस कैन बी हॉट, लाइकोपोडियम कैन बी थर्स्टी, लाइकोपोडियम कैन बी थर्स्टलेस। हमें लाइकोपोडियम कैसा होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हॉट थर्स्टलेस राइट साइडेड स्लीप मिला, लाइकोपोडियम सोचिए, हॉट थर्स्टी राइट साइडेड स्लीप, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन मिला, तो ये टोटालिटी मिल रही है अगर आपको, तो लेकेसिस सोचिए। हमारा प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज टोटालिटी के साथ ही होना चाहिए। एक सिम्टम के ऊपर मेडिसिन नहीं देनी चाहिए और एक सिम्टम के ऊपर मेडिसिन कभी रूल आउट भी नहीं करनी चाहिए। हनीमैन ने हमें आगे ही एपोरिज्म नंबर 7-8 के अंदर टोटालिटी का महत्व बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार जाके देख लीजिए, अवेलेबल हैं। और उसको सिम्टम सिमिलैरिटी वाली मेडिसिन देंगे तो वीकर डायनामिक अफेक्शन होगा और परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। क्यों? बट सुपीरियर टू इन स्ट्रेंथ, क्योंकि हमारी मेडिसिन स्ट्रेंथ में सुपीरियर है, हमारी मेडिसिन स्ट्रांग है, तो वीकर चला जाएगा, स्ट्रांग रह जाएगा। एपोरिज्म नंबर 12 से एपोरिज्म नंबर 26 के बीच हमने यही सब कुछ डिस्कस किया है मित्रों। फिर से वो व्याख्यान देखिए। फिलोसॉफी सब्जेक्ट कैसा है, एक बार देख लेने से, एक बार सुन लेने से नहीं आ जाने वाला है। इसको बार बार देखना है, चिंतन करना है, मनन करना है। इसमें से आपको जो सत्य लगे वो स्वीकारिए, अगर आपको सत्य नहीं लगता है तो मत स्वीकारिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का कहा नहीं मान लेना है, वही फिलोसॉफी है। हम कहते हैं तो वो सत्य नहीं होता है। चकासिए, टटोलिए, अपने प्रायोगिक अनुसंधान में देखिए, अगर मिल रहा है, सत्य है, हमारा अगर गोल फुलफिल हो रहा है, हमारा मिशन अगर फुलफिल हो रहा है, तो ही इसको एक्सेप्ट कीजिए। और व्हाट इज आवर मिशन? The physician's high and only mission is restore to seek to health to cure as it is termed. पूरी बात साइन एंड सिम्टम के ऊपर है। मालूम चला, एक पेशेंट आते हैं, जॉइंट पेन है, चाहे उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, नॉन रूमेटॉइड हो, समथिंग सीरो पॉजिटिव हो, सीरो नेगेटिव हो, उनको सभी जॉइंट में पेन है, राइट साइडेड जाता है, उनको ज्यादा प्यास लग रही है, ज्यादा पानी पी रहे हैं और पहला मूवमेंट भी नहीं ले पा रहे हैं, बैठे रहते हैं तो अच्छा लगता है, चलने जाते हैं तो ज्यादा दर्द होता है। अगर ऐसे सिम्टम की टोटालिटी मिली इन 3, 4, 5 सिम्टम की, तो वहां पे हम ब्रायोनिया सोच सकते हैं। मालूम चल रहा है, टोटालिटी के सामने एक सिम्टम की वैल्यू कम होती है, और टोटालिटी के अंदर ऐसे ही सिम्टम होने चाहिए जो स्पॉन्टेनियस हो, जो PQRS हो और जिनके ऊपर रिलाय किया जा सके, जिनको प्रिस्क्रिप्शन का बेस बनाया जा सके। विदाउट सिम्टम देयर इज नो होम्योपैथी। हम अभी तक इतना समझे हैं। यहां पे हनीमैन ने कहीं पे भी अभी तक हम जब तक समझे हैं तब तक हनीमैन ने नहीं कहा है कि किंगडम सिमिलैरिटी होनी चाहिए। हाँ, वो एडवांस स्टडी है, उन लोगों के लिए है वो जो 10, 20, 15, 20 साल सिम्टम सिमिलैरिटी कर के उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस गेन किया है और वो उन्हीं केसेस के अंदर अप्लाई करते हैं माफ कीजिएगा, जो रूटीन चीजों से सॉल्व नहीं हो रहे हैं।
बाकी सबसे ज्यादा वेटेज हमें किसको देना है? सिम्टम्स को, उसमें भी सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस सिम्टम को। जब जो स्पॉन्टेनियस सिम्टम मिले, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? मरीज अपने आप आपको बता दे। आपका केस रिसीविंग में हमने आपको बताया कि आपका केस रिसीविंग ऐसा होना चाहिए कि मरीज को अच्छा लगे, वो बोर ना हो जाए कि दूसरी बार इसके पास आना नहीं है, हमें डिग करके निकालना नहीं है, हमें रिसीव करना है। वो जो भी दे वो दे, उस माहिती में से हमें टोटालिटी बनानी है, उस इंफॉर्मेशन में से टोटालिटी बनाएंगे और अकॉर्डिंग टू दैट सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर केस में मेंटल मिलने चाहिए, हर केस में थर्मल मिलने चाहिए, हर केस में सेंसेशन मिलने चाहिए, हर केस में डेल्यूजन मिलने चाहिए। नहीं, जिस केस में जो मिलता है उस केस के अकॉर्डिंग टू पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज, मतलब कि टोटालिटी ऑफ सिम्टम बनाइए और उसके साथ मैच कीजिए मटीरिया मेडिका के साथ और वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए। होम्योपैथी इज वेरी सिंपल, हम उसको खामखा कॉम्प्लिकेटेड बनाए जा रहे हैं। मालूम चल रहा है? हनीमैन ने यहां पे कहीं भी नहीं किया है कि थीम मैच होनी चाहिए, कि डेल्यूजन मैच होने चाहिए, कि सेंसेशन मैच होने चाहिए, कि मेंटल मैच होने चाहिए, कि फिजिकल मैच होने चाहिए, कि पार्टिकुलर मैच होने चाहिए, कि थर्स्ट मैच होनी चाहिए, कि थर्मल मैच होना चाहिए। हनीमैन एक ही बात बता रहे हैं, टोटालिटी मैच होनी चाहिए। और इसका मतलब क्या है? जिस केस में जो मिले उसको टोटालिटी बनाओ और अकॉर्डिंग टू दैट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए। और इसी के लिए हनीमैन ने आगे ही एपोरिज्म 6 में लिख दिया है, बी अनप्रिजुडाइज्ड। आपके अंदर प्रिजुडिजन नहीं होना चाहिए कि मेंटल मिले ना तो ही प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है, इस केस में तो कुछ मेंटल ही नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, इस केस में तो थर्मल ही नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, इस केस में तो डेल्यूजन नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, इस केस में सेंसेशन नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट दे आपको, पेशेंट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देगा? उसको अच्छा होना है, वो अपनी बात बताने आया है। कोई मरीज आपके पास आके ऐसा बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को है ना पाइल्स की दिक्कत है, मेरे को उसमें है ना बहुत बर्निंग होता है, सुबह सुबह दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं और सुबह टॉयलेट जाने के बाद तो 2-3 घंटे मैं बैठ नहीं सकता। और उसके बाद आपको बताएगा कि मैं पहले भी इसका एक सर्जरी करवा चुका हूं और मुझे रिंगवर्म का दिक्कत था। उसके बाद अगर मरीज कुछ भी नहीं बताता है तो आपकी टोटालिटी इसके ऊपर भी बन के उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। कौन सी मेडिसिन आएगी? सल्फर। ठीक है, मालूम चल रहा है? वो चीफ कंप्लेंट बताएगा तो उसके ऊपर भी मेडिसिन लिया जा सकता है। आपके पास कुछ तो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप पूछेंगे तो वो आसानी से बताने वाला है, कुछ तो वो दवाई लेने आया है तो बताएगा, उसमें से ही टोटालिटी बन सकती है। हमें दिक्कत कब होती है? जब हम प्रिजुडाइज हो जाते हैं, हमारे अंदर धारणाएं बन जाती हैं, हमारी मान्यताएं बन जाती हैं कि प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए ये सिम्टम तो चाहिए ही चाहिए, ये नहीं चाहिए, कोई भी सिम्टम चाहिए। मालूम चल रहा है? सिमिलर टू द डिसीज, पेशेंट के अंदर डिसीज ऐसा पैदा हुआ है जिसने मेंटल प्लेन के ऊपर कोई सिम्टम नहीं छोड़े हैं। मालूम चल रहा है? उसके सारे सिम्टम फिजिकल पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर हैं, तो उस केस में आपको मेंटल नहीं मिलेंगे। डिसीज ऐसा है, फिजिशियन ऐसा है जो मेंटल परसीव नहीं कर सकता है, लेकिन फिजिकल जनरल और फिजिकल पर्टिकुलर वो परसीव कर सकता है। तो उसके लिए डिसीज क्या हुआ? फिजिकल पर्टिकुलर और फिजिकल जनरल का कलेक्शन, टोटालिटी ऑफ द सिम्टम, पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज, और वो उसके मुताबिक प्रिस्क्राइब करेगा, रिजल्ट मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। हम कोई मेंटल से अगेंस्ट नहीं है दोस्तों। फिजिशियन डिसीज ऐसा है कि जो सिर्फ मेंटल प्लेन के ऊपर ही जिसने सिम्टम्स पैदा किए हैं, तो वहां पे आपको मेंटल अच्छे मिलेंगे, तो वो ले लीजिए और टोटालिटी बनाइए, उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब कीजिए। हमारी ऐसी धारणा हो जाती है कि प्रिस्क्राइब करने के लिए ये सिम्टम तो मिलना ही चाहिए, केस को इस फॉर्मेट में मिलना ही चाहिए, ऐसे ऐसे मैं जिस मेथड से सीखा हूं उस मेथड से इतना इतना मिले तो ही दवाई दे सकते हैं। इट इज अ वीकनेस ऑफ यू एंड योर मेथड, नॉट अ होम्योपैथी। होम्योपैथी को अगर पॉपुलर बनाना है, अगर हमारा जो गोल है घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी, तो हमें यह सीखना ही होगा। होम्योपैथी इज लाइक हिंदुत्व। मालूम चल रहा है? हिंदुत्व के अंदर क्या आता है कि कई लोग ऐसे हैं जो लहसुन और प्याज खाने को भी पाप समझते हैं, लेकिन दे आर फॉलोइंग हिंदुइज्म। कई लोग हिंदुइज्म में, आज तो शायद नहीं होगा, पहले बलि प्रथा वगैरह थी तो वो बलि भी देते हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदुइज्म।
तो होम्योपैथी में भी ऐसा है, कई लोग बहुत डीप जाके डेल्यूजन से, सेंसेशन से, एनर्जी लेवल के ऊपर जाके प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, दे आर आल्सो होम्योपैथ और दे आर डूइंग होम्योपैथी। कई लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ 2-3-4 सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, जो प्योर फिजिकल पर्टिकुलर या फिजिकल जनरल या कॉमन सिम्टम होते हैं, लेकिन दे आर आल्सो होम्योपैथ्स, दे आर डूइंग होम्योपैथी। सब अपने अपने दिमाग के अनुसार, अपनी अपनी वीकनेस, अपनी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अच्छा ही कर रहे हैं। सो दैट ईच इंडिविजुअल केस ऑफ द डिसीज इज most surely, radically and rapidly and permanently annihilated and removed only by medicine capable of the producing into bracket in the human system in the most similar and complete manner of the totality of its symptom। अब क्या कहते हैं? So again हनीमैन फिर से हमें एक शब्द दे दिया, so that each individual case is the individual। मुझे एक पेशेंट, इससे पहले मैंने एक केस लिया और उसमें पेशेंट कंटिन्यू ऐसे ऐसे ट्रेमलिंग ऑफ टंग कर रहा था और टंग को कंटिन्यूअस अंदर बाहर कर रहा था और उसमें मैंने लैकेसिस प्रिस्क्राइब किया। अब दूसरा पेशेंट भी ऐसा आता है तो उसमें मेरे को लैकेसिस प्रिस्क्राइब कर दूंगा मैं। इट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हनीमैन, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? ईच इंडिविजुअल केस ऑफ द डिसीज, मालूम चल रहा है, ईच एंड एवरी केस ऑफ द डिसीज इज इंडिविजुअल। अगेन उसको केस रिसीविंग करना है, उस केस के अनुसार टोटालिटी बनाना है, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाना है, उसका सिम्टम सिमिलैरिटी करना है और फिर जो दवा है वो दवा देना है। यही होम्योपैथी है। हम जब तक समझे हैं तब तक, हनीमैन की भाषा को हम डिकोड कर रहे हैं तब तक हमारी भूल हो सकती है। हमारा किसी के भी भावनाओं को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ईच एंड एवरी केस इज द इंडिविजुअल। एक केस के अंदर हमें ट्रेमलिंग ऑफ टंग मिला और उसमें हमने लैकेसिस प्रिस्क्राइब किया, इसका मतलब कतई नहीं है कि हर ट्रेमलिंग ऑफ टंग के अंदर लैकेसिस या ओफिडिया ग्रुप या एनिमल किंगडम में से मेडिसिन आए। नहीं, टोटालिटी बनाइए। कई सारी प्लांट मेडिसिन के अंदर भी ट्रेमलिंग ऑफ टंग है, कई सारी मिनरल मेडिसिन के अंदर भी ट्रेमलिंग ऑफ द टंग है। प्रिजुडाइज मत होइए। हमें हर बार पूरे के पूरा केस रिसीविंग, केस टेकिंग करना है, टोटालिटी मेकिंग करना है और फिर सिम्टम सिमिलैरिटी करना है। और सिम्टम सिमिलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन को पेशेंट में फिट किया जाए, इसका मतलब ये है पेशेंट का जो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज है वो मेडिसिन में मिलना चाहिए। दूसरी भूल हमारी ये है कि हम प्रिजुडाइज हो जाते हैं। एक केस के अंदर हमें अच्छा रिजल्ट मिला तो हम दूसरे केस को उसी मेडिसिन, उसी ग्रुप, उसी किंगडम से देखने लगते हैं। वन सिम्टम कैन नॉट डिसाइड एनी ग्रुप, एनी फैमिली, एनी किंगडम। ऑलवेज टोटालिटी, टोटालिटी एंड टोटालिटी डिसाइड मेडिसिन। क्लियर? ईच इंडिविजुअल केस, हर केस को अलग तरीके से लेना है। हर केस के ऐसा नहीं है कि पाइल्स के 10 केस लिए और 10 में से 8 में सल्फर आई और सबको अच्छा है तो अब पाइल्स का केस है तो पहले एक बार सल्फर दे देने का, जिसको अच्छा नहीं है उसी को फिर केस टेकिंग करने का। नो, नेवर। ईच इंडिविजुअल केस, हर केस को इंडिविजुअली लेने का है। मालूम चल रहा है? हर केस को इंडिविजुअल लेना है। हर केस को फिर से केस टेकिंग करना, टोटालिटी बनाना और फिर सिम्टम सिमिलैरिटी करना। टोटालिटी में कौन से सिम्टम लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, अकॉर्डिंग टू ईच इंडिविजुअल केस। जिस केस में जो मिलता है वो टोटालिटी में लो। हनीमैन ऐसा कहते हैं। लेकिन हम प्रिजुडाइज होते हैं कि हमें तो थर्मल चाहिए, बिना थर्मल के प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा। नो, इट इज अ प्रिजुडिसनेस। मालूम चल रहा है? हो सकता है दूसरे सिम्टम उससे अच्छे हैं तो यू कैन प्रिस्क्राइब। मेरे ही मित्र हैं डॉक्टर हितेश पटेल, हम थर्मल के ऊपर बहुत रिलाय करते हैं और थर्मल को बेस बना के प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पे मास प्रैक्टिस करनी है। लेकिन हितेश भाई हैं वो ज्यादातर थर्मल को अवॉइड ही कर देते हैं, वो थर्मल को बेस नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस उस तरीके की है। सो आपकी देश, काल एवं परिस्थिति अनुसार जो भी सिम्टम मिले उस सिम्टम की टोटालिटी बनाइए और उसके मुताबिक प्रिस्क्राइब कीजिए। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन should always on the basis of symptom similarity and similarity to the portrait of the disease, totality of the symptom and symptom कैसे होने चाहिए? PQRS and spontaneous।
खोद के निकाले हुए सिम्टम की बहुत वैल्यू नहीं होती है। क्लियर हो रहा है? फिलोसॉफी है, पचाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये चीज अगर आप तक पहुंच गई तो आपको होम्योपैथी अच्छे से आ जाएगा, आप होम्योपैथी को अच्छे से समझ पाएंगे। हम जब तक समझते हैं, हम इतना ही समझ पाए हैं अभी तक, जो सब सिस्टम हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन उनमें एक फिक्स सिम्टम लेने होते हैं। जरूरी नहीं है हर केस में आपको वो सब सिम्टम मिले, जिस केस में आपको जो सिम्टम मिले वो लो, लेकिन कुछ नहीं मिलता है तो आप जो सिस्टम सीख के आए हो उसके मुताबिक प्रिस्क्रिप्शन करो सिम्टम लेके, कोई गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे राइट है। लेकिन अकेला किंगडम, अकेला फैमिली, अकेला डेल्यूजन, अकेला सेंसेशन, अकेला एक सिम्टम, अकेला ट्रेम्बलिंग, अकेला ऑब्जर्वेशनल सिम्टम, अकेला थर्मल, अकेली थर्स्ट, अकेला कोई भी मेडिसिन डिसाइड नहीं करता है। मेडिसिन हमेशा टोटालिटी के ऊपर ही डिसाइड होती है, और टोटालिटी के अंदर क्या आना चाहिए? साइन एंड सिम्टम आने चाहिए। मेडिसिन प्रूविंग करते हैं तब फैमिली या सब किंगडम या किंगडम ऐसा कुछ भी प्रूविंग के अंदर नहीं आता है। सो ये सब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन में रखिए, प्रिजुडाइज मत हो जाइए। हमें किसी का विरोध नहीं है, इट इज गुड, लेकिन सिम्टम को भूल के उन चीजों की तरफ नहीं जाना है। हनीमैन बार बार एक ही चीज करते हैं, पूरा होम्योपैथी इज इक्वल टू सिम्टम सिमिलैरिटी। आप सिम्टम को छोड़ के किस तरीके से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और करते हैं तो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कैसे रखते हैं? वैसे ही सिम्टम जो प्रूव हुए हैं, हमें जो सिम्टम मिलते हैं वैसे ही सिम्टम प्रूव हुए हैं, वो दवाई दीजिए, बात खत्म। Individual case of the disease is most surely, radically, rapidly and permanently annihilated and removed only by medicine capable of producing in the human system in the most similar and complete manner the totality of its symptom। अगर आपको श्योरली, रेडिकली, रैपिडली एंड परमानेंटली उनको निकालना है तो ऐसी ही मेडिसिन होनी चाहिए जो ह्यूमन बीइंग के अंदर उसी तरीके के सिम्टम प्रोड्यूस करती हो। अगर आपको कुछ भी करके वो सिम्टम को डिसअपियर करना है तो आप कैसे भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हनीमैन का कहने का मतलब ये है, ये सारे सिद्धांत हनीमैन उन्हीं लोगों के लिए दे रहे हैं जिनका मिशन है रिस्टोर टू सीक टू हेल्थ टू क्योर। और क्योर कैसा? रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। अगर आपको रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर की पड़ी है, अगर आपका मिशन रिस्टोर टू सीक टू हेल्थ टू क्योर है, तो ही ये सब बातें आपके लिए हैं। आपको कुछ भी करके पैसे कमाने हैं या कुछ भी करके प्रैक्टिस चलानी है या कैसे भी करना है, तो किसी भी तरीके से मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो सकती है, उसमें कुछ गलत नहीं है। ये हमारे लिए आइडियल है, हमें इस ओर जाना है, ये एक दिन में अचीव हो जाने वाली बात नहीं है। सो कोई भी गलत नहीं कर रहा है, जो भी कर रहे हैं वो अपनी अपनी जगह पे सही हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमसे तो कई गुना बेहतर कर रहे हैं। सो हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम आपको आइडिया दे रहे हैं। आइडियलिज्म की ओर जाना है तो क्या करना है? हम भी अभी तक 100% आइडियलिज्म को फॉलो नहीं करते। हमारे ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शन थर्मल थर्स्ट, साइड अफिनिटी के ऊपर ही बेस होते हैं, लेकिन उस ओर जाने की जर्नी है। होम्योपैथी इज अ जर्नी इन द ह्यूमन सिस्टम। क्या कहते हैं? इन द ह्यूमन सिस्टम। हेल्दी ह्यूमन के ऊपर प्रूव होने वाली मेडिसिनों की ही बात है। जो मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन के ऊपर प्रूव नहीं हुई है, हनीमैन उन मेडिसिन को मेडिसिन मानने को ही मना कहते हैं। हाइपोथेसिस के बेस के ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। फुटनोट एपोरिज्म नंबर 1, which at the same time are stronger than the disease। हनीमैन क्या कहते हैं? वो मेडिसिन सिमिलर तो होनी चाहिए, पहले सिमिलर होनी चाहिए, उसके बाद स्ट्रॉन्गर देन द डिसीज। पोटेंसी की जिक्र बाद में आता है। सो ज्यादातर लोग हमें पूछते हैं, सर कौन सी पोटेंसी, कौन सी पोटेंसी? क्यों पोटेंसी या स्केल आर नॉट मच इंपॉर्टेंट। वो कब इंपॉर्टेंट बनेंगे? जब आप सिमिलिमम तक पहुंच गए। हमारा पहला लक्ष्य है हम सब सिमिलिमम तक पहुंचे। जब तक हम सिमिलिमम तक नहीं पहुंचते तब तक पोटेंसी और सेंटीसिमल, डेसिमल, 50 मिलीसिमल, इन सब स्केल की बातें करना व्यर्थ है। हमारी दृष्टि में हम गलत हो सकते हैं, होम्योपैथी गलत नहीं हो सकता।
क्लियर हो रहा है? सो पहले हम सिमिलिमम तक पहुंचे, उसके बाद पोटेंसी और स्केल के ऊपर बात करेंगे। विच एट द सेम टाइम आर स्ट्रॉन्गर देन द डिसीज, डिसीज से स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए वो कोई भी पोटेंसी हो। दोस्तों होप आप सबको एपोरिज्म नंबर 27 क्लियर हुआ होगा। बहुत दिनों के बाद व्याख्यान हुआ है, ट्राई करेंगे कि